नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उबरा सोनभद्र। आज आपके बीच कास्ट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर है, इसको लेकर उपस्थित हुआ। मटेरियल कास्ट को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि मटेरियल कास्ट में सामग्री लागत लेखांकन में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और वास्तव में इसकी वास्तविकता क्यों पड़ी, इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों मटेरियल कंट्रोल की बात की जाने लगी। तो उसके लिए बहुत कम ही शब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो मटेरियल से संबंधित उत्पादन में सामग्रियां लग रही हैं, किसी भी ऐसा माना जाता है कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में आधे से ज़्यादा जो सामग्री यूज होती है वो रॉ मटेरियल के रूप में होती है और इस वजह से उसके नियंत्रण की बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक सिस्टम होना चाहिए कि हम उसको किस तरह से नियंत्रित करें। माल का निर्गमन, माल का क्रय, कच्चे माल का क्रय और कच्चे माल का निर्गमन किस तरह से हम करें कि हमारा उत्पादन प्रक्रिया सतत चलता रहे, उसके भंडारण, उसके नियंत्रण, उसके क्रय को एक सुव्यवस्थित नियोजन के तहत, एक सुव्यवस्थित प्लान के तहत हमें क्रियान्वयन करना चाहिए। तभी ये संभव हो पाता है कि हमारी जो लागत की जो एक बहुत बड़ी विधा है, जो बहुत बड़ी भाग है उत्पादन प्रक्रिया में, सामग्री, उस पे हम नियंत्रण कर पाते हैं। सामग्री का जो क्रय सिस्टम है, उसको हम यहाँ ये मान लें कि ये एक तरह से किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में बहुत अहम रोल होता है क्रय का। आप किसी शिल्पकार को कहते हैं कि आप इस ढांचे का सामान हमें बनाइए, इस शैली का सामान बनाइए, तो शायद वो बना देता है क्योंकि उसको लगता है कि वो कर सकता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसमें गुणवत्ता जो है ऐसी फिनिशिंग ऐसी होनी चाहिए, तो फिर वो हाथ खड़ा करता है कि नहीं, इसमें इसके लिए आपको उच्च गुणवत्ता वाले रॉ मटेरियल्स देने होंगे। जो आप क्वालिटी बता रहे हैं, डिजाइन तो मैं बना दूंगा, क्वालिटी के लिए आपको मटेरियल्स जो देने हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिटेटिव मटेरियल्स होने चाहिए। तो किसी भी सिस्टम में, उत्पादन प्रक्रिया में हम उस वक्त एक अच्छे वस्तु का उत्पादन कर पाते हैं जब हम अच्छे किस्म का माल, कच्चा माल क्रय करते हैं और उसको एक उचित दाम पे क्रय करते हैं, जिससे कि हमारे टोटल कुल लागत पे उसका असर ना पड़े। अतः यह आवश्यक है कि क्रय विभाग ठीक से सामग्री के किस्म को देखे, सामग्री के मूल्य को देखे, ताकि उत्पादन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है इन सब कमियों के कारण, उसको रोका जा सके। अब हम बात करते हैं कि जो मटेरियल परचेज की जो सिस्टम है, जो सामग्री क्रय करने की सिस्टम है, वो किस आधार के तहत काम करती है और कैसा होना चाहिए, इसके गुण दोष पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जब कभी क्रय संबंधी कार्य किसी एक विभाग द्वारा किया जाए तो उसे केंद्रित क्रय कहते हैं। एक सेंट्रलाइज फॉर्म में एक क्रय होता है। एक विभाग सारे विभागों से अपना एक बोर्ड का गठन होता है, एक क्रय विभाग का गठन होता है जो कि सारे प्रोडक्शन में लगे, प्रक्रिया में लगे विभागों से डिमांड लेता है कि कब और कितनी मात्रा में आपको कौन सा सामग्री चाहिए। सारे विभागों से वो सामंजस्य बैठा के उनसे लेता है डिमांड, और उसके बाद फिर क्रय के लिए आदेश देता है। तो ये इस रूप में अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसे हम केंद्रित क्रय कहते हैं। और इसी के ठीक विपरीत जब विभिन्न विभाग अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार
अधिकृत रूप से, अधिकृत ढंग से क्रय की प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हैं, ताकि उनका जो उत्पादन कार्य है वो ठप न हो, निरंतर चलता रहे। इस उद्देश्य को लेकर के वो क्रय की प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हैं, और ऐसी सिस्टम को जो कि विभागों द्वारा क्रय की जाती है, इसे हम विकेंद्रित क्रय पद्धति कहते हैं। अब बात आती है कि केंद्रित क्रय पद्धति में ऐसी क्या बातें हैं कि इसको अपनाना चाहिए, या इसमें ऐसी क्या कमियां हैं जिसको दूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस केंद्रित क्रय पद्धति में क्या इनकी जो लाभ है वो किस तरह से प्रत्यक्ष लाभ हमें मिलता है। तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अधिक मात्रा में क्रय की मितव्ययिताएं इसमें उपस्थित होती हैं, अच्छा नियंत्रण होता है बड़े स्केल पे परचेज करने से, अभिलेखों के एकत्रीकरण में मितव्ययिताएं की गई हैं, समरूप नीतियों का पालन होता है, इसमें एक जैसी पॉलिसी शक्ति होती है, और विभिन्न विभागों में उचित संपर्क बना रहता है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं सबको अपडेट करते रहना है, सब लोग आपको अपडेट करते हैं, कब रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, कब किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये आप निरंतर उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन कुछ इसमें खामियां भी हैं केंद्रीय क्रय के, तो आइए उसको हम देखते हैं कि इसमें कमियां क्या हो सकती हैं, और उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है क्या। तो कमियों में हम देखते हैं कि क्रय में देरी होती है। अगर हम बड़े स्तर पे कोई बड़ा ऑर्डर देते हैं क्रय करने का, अधिक प्रारंभिक लागत भी लगने की संभावना होती है, क्योंकि आप जब बड़े स्तर पे पूरे विभागों का ऑर्डर लेके करते हैं, और खास करके स्टार्टिंग में, तो आपको बड़ा अमाउंट उस समय चाहिए होता है, और आप देखते हैं कि काफ़ी पैसा हमारे मटेरियल्स में जाते हैं। परिवहन लागत में भी वृद्धि होती है, बड़े मात्रा में सामान आने हो सकता है, कई गाड़ियों में आपको सामान मांगना हो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज है वो वहाँ पे इंक्रीज करेगा। समरूप नीतियों का जो पालन है वो करना पड़ता है, चाहे मजबूरी में करना पड़ता है, या उसको पहले से निर्धारित करके करवाना पड़ता है कि आपको एक साथ ऑर्डर देने हैं, जिससे कि गाड़ियों से एक साथ सामान आ सके और केंद्रीय क्रय का लक्ष्य भी पूरा हो सके। प्राय देखा गया है कि समरूप नीतियों का पालन करने में कई विभाग हो सकता है कि उनके कार्य प्रभावित हों, उनको कार्य की गति धीमी करनी हो, या कार्य में गुणवत्ता न ध्यान देते हुए उसको तेज गति से कंप्लीट करना हो, कि अगर माल नहीं खत्म होगा तो हमें ऑर्डर भी देना है। तो इन सब परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि समरूप नीतियों का पालन करने के लिए एक्स्ट्रा उनको कार्य करने पड़ते हैं। स्थानीय क्रय की सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं लोग। जब आप बड़े स्तर का डिमांड देते हैं, तो जो हमारे स्थानीय सप्लायर्स हैं वो शायद इसको पूरा नहीं कर पाते हैं, और उसके वजह से आपको आपके आसपास के जो लोग हैं वो उसका अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं कि आपको सप्लाई देके आपसे लाभ कमाएं। तो ये इन सब कमियों के साथ भी हम देखते हैं कि अच्छाइयाँ जो हैं ढेर सारी हैं, और अपनाया जा सकता है। ये निर्भर करता है हमारे बिजनेस के साइज पे। अब हम बात करेंगे निर्मित सामग्री और उसके मूल्यांकन की। जो भी निर्गमित सामग्री है उसका मूल्यांकन हम किस आधार पे करते हैं। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स, जो इशूड हैं, इशूड मटेरियल्स जो हमारे हैं, हमने इशू किया मटेरियल, और उसका मूल्यांकन किस आधार पे करेंगे। तो आधार के लिए पहला हमने लिया है लागत मूल्य पद्धति। इसमें 2-3 और हैं लागत मूल्य पद्धति के अलावा भी, लेकिन हम इसमें पहले देखते हैं कि कुछ और मेथड्स दिए हुए हैं, उस पे हमें डिस्कस करना है, और इसको समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल का भी सहारा लेना है। तो लागत मूल्य पद्धति में 3 मेथड्स जो हमारे बहुत ही प्रचलित हैं, और इससे क्वेश्चन भी परीक्षाओं में वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो पहले फीफो मेथड को देखें, फिर लीफो, और लास्ट में हीफो। तो पहले आना पहले जाना।
जो पहले आया है वो पहले जाएगा। इस सिद्धांत पे मेथड काम करता है। बाद में आना पहले जाना, जो सबसे बाद में क्रय किया हुआ है, मान लीजिए आप 1 तारीख को खरीदते हैं, 2 तारीख को खरीदते हैं, 3 तारीख को, और 3 को सामान में रॉ मटेरियल्स इशू करना पड़ रहा है आपको, तो हम 1 तारीख वाला ना करके 3 तारीख वाला इशू करते हैं। जब 3 तारीख वाला इशू करते हैं तो इसको हम लिफो मेथड में रखते हैं। और सर्वोच्च आना पहले जाना, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इस मेथड को भी हम लोग अभी आगे देखते हैं न्यूमेरिकल के द्वारा, कुछ थ्योरी पोर्शन भी कवर करेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं पहले आना पहले जाना ये मेथड किस तरह से काम करता है। पहले आना पहले जाना को अगर हम देखें तो इसमें जो सामग्री पहले प्राप्त होती है उसे उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन विभाग को सबसे पहले निर्गत किया जाता है। यह पद्धति उस समय अपनाई जाती है जब बाजार मूल्य में बाजार मूल्य में गिरावट हो रही हो, या पूर्व में ऊंची दर पर खरीदी गई सामग्री की लागत में चार्ज करने की अवस्था हो और शेष स्टॉक जो है वर्तमान मूल्यों पर दिखाया जाए। सामग्री की खपत जो है वो धीमी हो जाए। इसका मतलब है प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन प्रक्रिया धीमी हो जाए तो खपत धीमी हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं फीफो मेथड्स के क्वेश्चन को, ये किस तरह से मटेरियल इशू करता है और उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है prepare store ledger account as per FIFO methods from the following data: receipts of material and material issued, date, units, cost per unit rate दिया हुआ है, डेट और यूनिट्स। डेट जो हमारा है वो पहले हम देखते हैं परचेज के डेट को। 1 अप्रैल को जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 1000 यूनिट्स का, 5 रुपए पर यूनिट्स के हिसाब से। 3 अप्रैल को 5000 यूनिट्स हैं 6 रुपए पर यूनिट्स के हिसाब से, और 12 अप्रैल को 3000 यूनिट्स परचेज हुए हैं 5 रुपए के दर से। मटेरियल जो इशू हुए हैं उसका डेट है 4 अप्रैल, जिसमें 3000 यूनिट्स का जो है वो इशू हुआ है। 6 अप्रैल को 2000 यूनिट्स और 15 अप्रैल को 1500 यूनिट्स। द वीकली स्टॉक टेकिंग ऑन 7 April 2010 showed shortage of 150 units। तो हम इन सब इंफॉर्मेशन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन के लिए स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें कॉलम्स कुछ हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, रिसिप्ट्स, इशूज एंड बैलेंस। इन कॉलम के तहत हम इसको शो करने का प्रयास करेंगे। डेट का जो कॉलम होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, इंक्रीजिंग पोजीशन में डेट्स होंगे, तो उसी को हम देखते हैं कि डेट जिस क्रम में आता जाएगा, चाहे परचेज का हो इशू का हो, उस परचेज करने के बाद जो डेट आएगा अगर उसमें इशू हुआ है तो हम वहीं पे इशू करके दिखाएंगे, उसको अलग से एंट्री नहीं करेंगे। तो डेट इसलिए हम एक ही कॉलम लिए हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि 1 अप्रैल 4 को जो परचेज हुआ है मटेरियल उसका किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ जो मटेरियल्स है वो इन यूनिट्स 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट 1 अप्रैल को, जो कि हम बैलेंस में दिखा रहे हैं क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, और उसके रेट के हिसाब से 5000 हमारा बैलेंस शो हो रहा है अभी। अब हम 3 तारीख को मटेरियल परचेज है 5000 यूनिट्स का, जिसका रेट दिया हुआ है 6 रुपये पर यूनिट। अब यहाँ पे देखना यह है कि जो सबसे पहले परचेज हुआ है पहले हमको उसको इशू करना है, बाद वाले को बाद में क्रमशः इशू करते जाना है। रेट उसका शो करना है हमें इस चार्ट में कि किस रेट से वो परचेज हुआ है। 3 के बाद जो है वो 4 के डेट में मटेरियल इशू है, हम डेट का भी देखते रहे सीक्वेंस कि 3 के बाद हमें 12 पे नहीं जाना है बल्कि हमें 4 देखना है इशू में
कि कोई डेट है क्या। तो 4 के डेट में इशू है 3000 यूनिट्स, और हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं 3000 यूनिट्स। इस तरह से होगा वो 1000 तो पहले हमारा 5 के रेट वाला है, और उसके बाद जो बैलेंस रिक्वायर्ड बैलेंस है वो है 2000। तो 2000 का और हम इशू करेंगे। कुल हमें 3000 यूनिट्स चाहिए कारखाने को जहाँ पे काम हो रहा है। तो 5 और 6 का हमने देखा कि 1000 यूनिट्स 5 के रेट का, 2000 6 के रेट का, कुल 5000 प्लस 12000 17,000। और बैलेंस जो हमारा है वो 3000 यूनिट्स ही हमारे पास बचे, क्योंकि 3000 हमने दे दिया 6000 में से, और जो बचा हुआ 3000 है वो 6 के रेट का है, जो कि 18 रुपया क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है इसका अमाउंट में। अब हम 6 के डेट में देखते हैं। 6 के डेट में भी इशू हुआ है 2000, इशू कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे पास 3000 यूनिट्स थे। 6 के रेट से 12000 हुआ, 1000 यूनिट्स अभी भी हैं 6 के रेट वाले। 7 अप्रैल को जो कि दिया हुआ है वीकली स्टॉक टेकिंग ऑन 7 अप्रैल 2010 सोर्स शॉर्टेज ऑफ 150 यूनिट्स। तो 150 यूनिट्स को यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं 6 के रेट वाला 900 यूनिट्स। 1000 में से हम 150 यूनिट्स लेस किए, 850 6 के रेट वाला हमारे पास अभी भी बैलेंस है 5100 क्लोजिंग बैलेंस के साथ। अब हम 12 अप्रैल के डेट में मटेरियल परचेज कर रहे हैं 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर यूनिट, और इसको हम देख रहे हैं कि जो हमारा बैलेंस है, टोटल बैलेंस जो दिख रहा है 850 और 3000 का रेट उसी हिसाब से है। लास्ट में 15 के डेट में इशू कर रहे हैं 1500 यूनिट्स। हमारे पास यूनिट्स की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है, और 1500 यूनिट्स हमने 850 पहले लिया, क्योंकि ये FIFO मेथड है। तो पहले हमने 850 लिया 6 के रेट वाला, फिर जो बचा हुआ है 1500 में से 650 वो हमने 5 के रेट वाला लिया। तो इस तरह से कुल 2350 यूनिट अभी भी हमारे पास 5 के रेट वाले, और 11750 क्लोजिंग बैलेंस हमारा शो कर रहा है। तो इट्स हैज बीन ट्रीटेड एज नॉर्मल वेस्टेज, hence this amount will be including works over here. अब हम समझने का प्रयास करते हैं लिफो मेथड, लेट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना। इसको समझते हैं कि किस तरह से काम करता है। बाद में आना पहले जाना या पद्धति पहले आना पहले जाना से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है उससे। इस पद्धति द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो सामग्री बाद में सबसे बाद में आता है, सबसे बाद का मतलब यहाँ पे है कि मटेरियल इशू करने के ठीक पहले जो आता है उसको हम सबसे पहले निर्गत करते हैं। उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पे हम उसके पीछे वाले डेट को निर्गत करते हैं। यहाँ अंतिम आना का मतलब है कि सामग्री जो निर्गमन हो रहा है उससे पूर्व की बात जो अभी हमने चर्चा किया आपसे। तो आइए इसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से मटेरियल इशू करता है। क्वेश्चन हमारा है कि with the help of the following particulars prepares store account showing issued material on the basis of last in first out। अगस्त 3 को जो है 750 kg एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर kg, 18 को 350 kg 210 के हिसाब से, अगस्त 25 को 600 kg 2.20 के पर यूनिट के हिसाब से, और अगस्त 28 को 500 kg 2.30 के हिसाब से। इशू जो हुआ है 19 अगस्त को हुआ 850 kg, 26 अगस्त को 450 kg, 29 अगस्त को 510 kg, और एंड ऑफ द मंथ अगस्त 30 को जो है वो 150 kg इशू हुआ। तो इसको हम देखते हैं सोल्यूशन में कि क्वेश्चन जो है हमारा किस तरह से एडजस्टमेंट होता है। सेम वैसे ही प्रोफार्मा में इसको भी एंट्री करनी है स्टोर लेजर अकाउंट लिफो मेथड से, रिसिप्ट इशूज एंड बैलेंस करके डेट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा।
3 अगस्त को जो मटेरियल परचेज हुआ वो 2 के रेट का हुआ, 1500 उसका अमाउंट आया और बैलेंस में हमारा 750 2 रुपए और 1500। अब हम फिर से मटेरियल परचेज हो रहा है 18 अगस्त को 350 के रेट पे और 350 के जी 2.10 के रेट से 735 रुपये इसका अमाउंट आया। बैलेंस जो हमारा है दोनों शो करेगा 2.0 के रेट वाला और 2.10 के रेट का, जो कि 1500 और 735 रुपये क्लोजिंग बैलेंस के साथ है। अगस्त 19 को हमने मटेरियल इशू किया 350 और 500, ये टोटल जो मटेरियल इशू करना था 850। 350 हमने क्यों इशू किया, क्योंकि जो लास्ट इन हुआ था उसको हम सबसे पहले हमने लिया और वो पूरा होने के बाद फिर हम उसके बाद वाले डेट पे गए, जो कि 500 यूनिट उसमें से हमने लिया 2 के रेट वाले से। तो इस तरह से जो हमारा बैलेंस आया वो 250 यूनिट्स का बैलेंस हमारे पास है 2 के रेट वाला, 500 रुपया क्लोजिंग के साथ। अब हम 25 के डेट में देखते हैं, मटेरियल परचेज हुआ है 600 के जी। अब हमने देखा कि 600 यूनिट्स जो परचेज हुआ 2.20 के रेट से 1320 के अमाउंट के साथ, 250 हमारा 2.0 के रेट का बैलेंस अभी भी है 500 यूनिट के साथ और 620 में आके ऐड हुआ 2.20 के रेट का, जो 1320 के अमाउंट का है। अभी 25 के बाद हम देख रहे हैं कि 26 में मटेरियल इशू हुआ है 450 के जी का, तो उसको हम किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। 450 के जी लास्ट इन में जो है वो 600 यूनिट्स है, 600 के जी है और 2.20 के रेट वाला, तो हमें 450 ही चाहिए, 150 उसमें से बचा हुआ है 2.20 का, और 2.00 का जो है 250 के जी हमारा पहले से चला आ रहा है। चूंकि लेटेस्ट हमको लेना है तो हमने लिया 600 में से और 150 उसका बचा हुआ है, 500 और 330 जो है हमारा बैलेंस है यहाँ पे। 28 अगस्त को हमने 500 यूनिट 500 के जी पुनः जो है वो सामग्री परचेज किया 2.30 के रेट से, 1150 अमाउंट है इसका। अब हमारे पास 3 बैलेंस होने लगा अलग अलग डिफरेंट प्राइस के, इसमें 250 2.0 500 यूनिट्स और 500 अमाउंट का, 150 2.20 330 का और 500 जो अभी परचेज हुआ है ये 2.30 के रेट का है 1150 का। ये 28 के बाद जो है वो 29 और 30 के डेट में 2 इशू हैं यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि 29 में जो इशू हुआ है 510 चाहिए इनको, 500 यूनिट हुआ है, लेटेस्ट 500 का परचेजिंग है, तो 500 हमने वो पूरा कर दिया 2.30 का। उसके बाद 10 यूनिट और 10 के जी और चाहिए, जो कि हम 150 में से लेते हैं, तो 140 वहाँ बचा और 250 हमारा पहले से 3 अगस्त वाला बचता हुआ आ रहा है। इस तरह से 500 और 308 हमारा क्लोजिंग अमाउंट है। अब हम 30 के डेट का जो है इशूज का देख रहे हैं कितना इशू हुआ है, इस तरह से उसको हम एडजस्ट करते हैं। 30 के अगस्त में 30 अगस्त को 140 यूनिट टोटल हमें 150 करने हैं, तो 140 हमने 2.20 का लिया, उसके बाद 10 के जी ही हमें 250 में से लेना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कम है, तो 2.20 से 140 और 10 के जी मात्र 2.00 से, इस तरह से कुल हमारे पास 240 अभी भी बैलेंस है और 2.00 रेट का और 480 क्लोजिंग अमाउंट है। अब आइए हम देखते हैं कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट किस तरह से काम करता है मेथड। तीसरा मेथड है मूल्यांकन का, सबसे अधिक मूल्य पर क्रय की गई जो सामग्री है उसको सबसे पहले हम इशू करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही हम कम मूल्य की ओर बढ़ते हैं, अर्थात जो वस्तु हम इशू करने जा रहे हैं, जो सामग्री इशू करने जा रहे हैं, वो हमें नहीं देखते हैं किस डेट में आया है, पहले आया बाद में आया, हम क्या देखते हैं कि ये
सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा कीमत पे आया है, न कि किस रेट में, पहले बाद में इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं कि हाईएस्ट प्राइस किसका है और उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इशू करते हैं। इस विधि से जो लास्ट स्टॉक होता है, अंतिम स्टॉक होता है, वो ये शो करता है कि हम सबसे कम मूल्य वाले के साथ अपना अकाउंट क्लोज करते हैं, या जो हमारा फाइनल अकाउंट होता है वो उसी ओर दिखता है कि सबसे लोएस्ट प्राइस क्या है। इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। क्वेश्चन दिख रहा है हमें, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन स्टोर लेजर रिगार्डिंग अ सर्टेन मटेरियल इन इकोसिस्टम फॉलोअर। तो डेट दिया हुआ है, यूनिट्स, डेट, इशू का डेट और यूनिट्स दिए हुए हैं। 1 अप्रैल को बैलेंस है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप यूनिट्स जो दे रहा है मटेरियल्स का, वो 450 एट द रेट ऑफ 220 पर यूनिट। तो यहाँ पे बैलेंस है 450 का। उसके बाद 5 के डेट में इन्होंने मटेरियल परचेज किया है 210 के रेट से। 12 अप्रैल को 350 यूनिट्स परचेज हुआ है, जो कि 240 के रेट से, और 20 अप्रैल को परचेज हुआ 300 यूनिट्स 225 के रेट से। अब हम इशू का देख लें कि 10 अप्रैल को 400 यूनिट इशू हुआ, 15 को 200, 18 को 300 और 25 को 350। इस तरह से हम अगर वैसे ही क्वेश्चन को ही देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो 240 है, उसके बाद 225, 220 एंड 210। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। 240 पहले हम इशू करेंगे, उसके बाद 225, फिर 220 और 210। तो आइए इसको उसी फॉर्मूला में रखने का कोशिश करें, जिससे कि समझ में आ जाए। स्टोर लेजर अकाउंट अंडर बेसिस ऑफ FIFO मेथड। तो फिर रिसीप्ट्स, इशूज एंड बैलेंस का अमाउंट हम लोग लिखेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम शो करेंगे। सेम वैसे ही आपका कॉलम आएगा डेट एंड यूनिट्स रेट अमाउंट का। पहला जो डेट में 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल है 450 220 990 का हमारे पास बैलेंस है, और जो हम खरीद रहे हैं वो 5 अप्रैल को ले रहे हैं 500 यूनिट 2.10 के रेट से। तो इस तरह से 500 यूनिट 2.10 1050 हमारा बैलेंस हुआ अमाउंट। और बैलेंस में हम देखते हैं 450 ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 990 रुपए का, और 500 यूनिट जो अभी हमने खरीदा है 2.10 के रेट से 1050। अब 10 के अप्रैल में मटेरियल इशू हुआ है 400 यूनिट्स का, और हमारे पास 10 के डेट तक जो हाईएस्ट प्राइस वाला है वो है 220। तो 400 इशू हुआ है और हमें चाहिए हमारा हमारा इशूइंग जो है हाईएस्ट रेट पे वो है 450, टोटल 450। तो 450 में 400 हम इशू कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 50 मेरा बच गया 220 वाला, और इसकी अमाउंट जो है वो 880 की है। 50 बचा हुआ है 220 के रेट का, और 500 जो हमने 5 अप्रैल के डेट में परचेज किया था वो सेम टू सेम बचा हुआ है 210 के रेट का। तो 50 जो बचा है 110 रुपया उसका आता है, और 500 वाले का 1050 आता है। और हम देखते हैं 350 परचेज हुआ है 12 के डेट में, 12 अप्रैल को 240 के रेट से। और इसका जब हम बैलेंस देखते हैं तो 50 का 220, 500 का 210 और 350 जो अभी परचेज हुआ है 12 के डेट में वो 240 के रेट का है। 110, 1050 और 840। अब 15 तारीख के डेट में हम इशू कर रहे हैं 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स हाईएस्ट प्राइस वाला इसमें दिख रहा है
240 वाला। तो 240 वाले में से जो उसका अमाउंट है, टोटल यूनिट्स हैं वो 150 हैं और हमें चाहिए 200। तो हम 50 उसके नीचे वाले से लेते हैं, 220 वाले से। तो ये देखिए इस तरह से आएगा 200, 2.480 और ये 50 जो है 500, 150। तो 150, 350 था, उसमें से 200 लिया हमने, तो 150 क्लियर क्लियर हमारा हो गया ना, हमें 50 डिस्टर्ब करने की जरूरत पड़ी ना 500। बल्कि 240 वाले का अभी भी 150 यूनिट हमारे पास है। 18 अप्रैल को फिर से हम इशू कर रहे हैं और ये इशू हो रहा है टोटल 300 इशू कर रहे हैं। 18 अप्रैल के डेट में कुल हमें 300 यूनिट्स इशू करने हैं। 300 को जब हम देखते हैं कि कहाँ से करना है, तो हाईएस्ट प्राइस का हम देखते हैं 150 हमारे पास है। फिर उसके बाद 50 यूनिट्स हमारे 220 वाले हैं और जो भी बचता है उसके बाद हम 210 वाले रेट का लेते हैं। तो 150 हमारा बचा था 240 वाला, 360 का हो गया। 50 हमारा 220 वाला है और 100 हमें और चाहिए, जो कि 210 वाले में से। तो 400 यूनिट्स कुल हमारे बच गए अभी भी। और ये 400 यूनिट्स जो बचे हैं वो 210 वाले रेट का है, क्योंकि अब जाके कम हुआ थोड़ा सा। तो 840 रुपए का अभी भी हमारे पास अमाउंट बचा हुआ है 18 के डेट तक। अब हम 20 के डेट में मटेरियल परचेज करने जा रहे हैं 300 यूनिट्स का 2.25 के रेट से, जो कि 675 रुपए का होता है। और ये 400 यूनिट हमारा 210 के रेट का बचा हुआ है, 300 यूनिट हमारा 2.25 के रेट का 675 का हमारे पास है अभी। अब हम 25 तारीख को फिर इशू कर रहे हैं, लास्ट इशू हमारा डेट है 350 यूनिट्स। 25 के डेट में 350 यूनिट हमको देना है, इशू करना है। तो पहले 300 हम, जो कि हमारे पास हाईएस्ट रेट प्राइस का है 2.25 वाले का, उसको हम इशू कर लेते हैं। फिर हमारे पास 50 की और रिक्वायर्ड होती है, तो वो 50 हम 400 में से ले लेते हैं, जो 2.10 के रेट का है। इस तरह से कुल हमारे पास 400 यूनिट हो जाते हैं, ₹2.25 वाला और ₹2.10 वाला। कुल अभी भी हमारे पास 350 यूनिट बचे हुए हैं क्लोजिंग बैलेंस के समय, और ₹2.10 का रेट वाला ये है 735 रुपए का। तो इस तरह से हमने तीनों मेथड्स जानने का प्रयास किया कि ये किस तरह से मूल्यांकन में, सामग्री के मूल्यांकन में अपना सहयोग देते हैं, और जो इशू करने की प्रक्रिया है वो किस तरह से काम करती है। अब हम बात करते हैं आधार स्टॉक मूल्य पद्धति, बेस स्टॉक प्राइस मेथड। ये किस तरह से मेथड काम करता है, उस पे आइए देखते हैं। न्यूनतम सामग्री का स्टॉक एक साथ अस्थायी मूल्य पर सदैव रखा जाता है, भले ही दरों में उतार चढ़ाव होता है। ठीक है। न्यूनतम स्टॉक से अधिक सामग्री का मूल्यांकन किसी भी विधि से किया जा सकता है। ये पद्धति फीफो, लिफो, हिफो की तरह स्वतंत्र नहीं है। न्यूनतम स्टॉक का मूल्य लंबी अवधि का सामान्य मूल्य होता है। तो इसको हम समझने के लिए इसमें फिर आगे विशिष्ट मूल्य पद्धति भी दिया हुआ है। कोई न्यूमेरिकल की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा जो हमें वो कंफ्यूज करने वाला होता है वो फीफो, हिफो और जो है प्राइस बेस्ड जो पीआरटी पे होता है हिफो, उसको हमें समझने की जरूरत थी। उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा। तो विशिष्ट मूल्य पद्धति, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, इसमें क्या होता है कि यह पद्धति समग्र को विशिष्ट कार्य, जैसा जैसे हम उपकार्य, ठेका कार्य आदि, जो हम आदेश स्पेशल ऑर्डर के थ्रू काम करते हैं, और उससे संबंधित जो भी मटेरियल निर्गत किया जाता है वो वास्तविक मूल्य पर निर्गत की जाती है, और उसमें भाड़ा, निश्चय आदि लागतों व्ययों को उसमें जोड़ दिया जाता है। कि पर्टिकुलर अगर एक सिंपल उदाहरण से समझें कि मान लीजिए हमें रोड
जैसे सड़क के निर्माण कार्य में सामग्री भेजना है, तो सड़क में स्पेशली हो सकता है ब्रिक्स स्पेशल क्वालिटी का लगता है इंटरलॉक के लिए, और उसको वहाँ तक पहुँचाने में जो खर्च आएगा, जो वहाँ पे टैक्सेस देने होंगे रास्ते में, अगर कोई चुंगी कर वगैरह लगता है, तो उन सब खर्चों को हम वहाँ पे जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद उसको हम ये दिखाते हैं कि इतना हमारा मटेरियल कॉस्ट आया हुआ। तो इस तरह के विशिष्ट कार्यों का भी हमने देखा, और जहाँ से हमने शुरू किया था मेथड्स में मूल्यांकन का, अब दूसरा मेथड्स जो औसत मूल्य पद्धति पे आधारित है, उसकी हम बात करते हैं कि एक इस तरह से मूल्यांकन की पद्धति को हम देखते हैं कि सामान्य औसत मूल्य पद्धति, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सामान्य औसत की गणना जो है वो सामान्य की दरों को जोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं, तो हमारा औसत निकल आता है उसमें। और दूसरा इसमें भार युक्त औसत मूल्य पद्धति, इसमें क्या करते हैं कि यह पद्धति मूल्य के साथ मात्रा को भार प्रदान करने की वजह से सामान्य औसत मूल्य पद्धति के उस कमी को दूर करता है, जिसकी वजह से सामग्री का कुल मूल्य एवं शेष बची सामग्री के कुल मूल्य बराबर नहीं आते हैं। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हम वेट का सहारा लेते हैं। और तीसरा जो प्राइस के बाद हमने देखा कि दो और आया, और तीसरा हमारा है बाजार मूल्य पद्धति, मार्केट प्राइस मेथड्स। मार्केट प्राइस मेथड्स में प्रतिस्थापन मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पे मुख्य रूप से दो तरह के मूल्य हमको देखने को मिलते हैं। प्रतिस्थापन मूल्य वह मूल्य जिस पर बाजार की जा सके, उसे हम प्रतिस्थापन मूल्य कहते हैं, और बाजार की सामग्री खरीद कर रिक्त सामग्री की पूर्ति जो है हम करते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन मूल्य कहते हैं। इसको अगर हम एक उदाहरण से देखें तो अगर हमने बाजार से कोई सामान लिया और उस सामान के बदले हम वहाँ पे दूसरा सामान ला के रख रहे हैं कि हमारा जो है कस्टमर वो वापस न जाए, या ऐसे ही अगर हम एक मटेरियल स्टोर की बात करें, तो जो सामान हम इशू कर रहे हैं, जो वस्तु इशू कर रहे हैं, सेम उसी तरह का सामग्री हम बाजार से उसी कीमत को चुकाते हुए वहाँ पे ला के रखते हैं, तो उसे हम प्रतिस्थापन मूल्य कहते हैं, जो कि उस वैल्यू को कवर करे। विक्रय मूल्य पद्धति, रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रियलाइजेबल प्राइस मेथड वह मूल्य है जिस पर निर्गत की जाने वाली सामग्री को बाजार में बेचा जा सके, और विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पे हम बाजार में बेच सकते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है। और वैचारिक मूल्य पद्धति, नोशनल प्राइस मेथड, इस मेथड के तहत हम देखते हैं कि दो तरह के मूल्य सिस्टम हमको मेथड्स देखने को मिलते हैं, मानक मूल्य पद्धति और बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति। मानक मूल्य पद्धति जो है वो मानक मूल्य तकनीकी अनुमान पर आधारित होते हैं। ये पूर्व में निर्धारित मूल्य हैं जो कि समाहित करता है वर्तमान मूल्य बाजार का उतार चढ़ाव, क्रय की सामान्य मात्रा, यातायात व्यवस्था और जो भी छूट आदि उसमें मिल रही है उसकी बातें कर रहे हैं। बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति यहाँ पे सामग्री के सूखने के कारण भार में जो कमी होती है, इकाई क्रम के मूल्य को बढ़ाकर मूल्यांकित किया जाता है। जो भी उसमें कमियां आती हैं सूखने के कारण, उसको हम उसमें के मूल्य में इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लोगों ने सामग्री लागत से संबंधित जितने भी आयाम थे उसको इशू करने से रिलेटेड और उसके मूल्यांकन से रिलेटेड लगभग हम लोगों ने सभी पे चर्चा किया। तो आशा है कि आप इससे अपने जो कोर्स कंटेंट है उसको समझने में आपको सहूलियत मिलेगी, और आप परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करेंगे तो ये लेक्चर आपको काम आएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।